हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग देख लिया था, उसका प्रोसेस देख लिया था, इंपॉर्टेंस हमने देख ली थी कि कैपिटल फॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी एंड आज हम कवर करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि अगर सपोज करो कल को इंडिया को और जॉब्स क्रिएट करनी हो या फिर और रोड्स बनानी हो और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी हो तो पैसा आएगा कहाँ से? सिर्फ टैक्स से या फिर कुछ और भी सोर्स होते हैं? ठीक है, तो आज हम वही समझेंगे कि क्या और सोर्सेज होते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के। उनको हम आज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। So without wasting any more time, let's get into that. सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल गुड्स की स्टॉक को इंक्रीज करना, जैसे कि मशीनरी, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को इंक्रीज करना, इन सब की स्टॉक को इंक्रीज करना इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस कैपिटल को बिल्ड करने के लिए जो पैसा होता है वो कौन से दो मेन सोर्सेज से आता है? तो दो सोर्सेज वो है, एक है डोमेस्टिक सोर्सेज एंड एक है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जब हम कैपिटल गुड्स का जो स्टॉक है वो इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम इनका स्टॉक इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी में तो वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन। बिकॉज अगर ज़्यादा मशीन्स होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा एंड ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। एकदम सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हुआ कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस कैपिटल को बिल्ड करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? तो वो पैसा जो है दो सोर्सेज से आता है, दैट इज डोमेस्टिक सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, तो डोमेस्टिक सोर्स मतलब कंट्री के अंदर से आने वाला पैसा। ठीक है, और ये जो पैसा होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और रिलायबल होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब इसमें डोमेस्टिक सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं तो वो चीज़ अब हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट डोमेस्टिक सोर्स आता है, दैट इज इंडिविजुअल सेविंग्स। मतलब सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक जो सोर्स है कैपिटल फॉर्मेशन का वो है हम लोग हमारी इनकम में से जो सेविंग करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम किस किस फॉर्म में सेविंग्स करते हैं? हम एफडी बनवा लेते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, हम या तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीद लेते हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी सेविंग्स करते हैं। अब ये सेविंग्स कैसे जो है कंट्री के लिए यूज़ आती है या इकोनॉमी के लिए यूज़ आती है तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो ये सेविंग कैसे इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल रहती है तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो ये जो सेविंग्स होती है सबसे पहले तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट करते हैं। मतलब हम हमारी एफडी करवा रहे हैं तो बैंक में जाके एफडी करवा रहे हैं ना, तो बैंक के पास वो पैसा जा रहा है। ठीक है, फिर ये जो पैसा होता है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, हम बहुत ईजिली समझेंगे। तो यहाँ पर सपोज करो आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए बैंक के अंदर, तो बैंक के पास वो 10,000 रुपीज़ एज इट इज़ नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। दैट मीन्स अगर कोई दूसरा इंसान लोन लेने आता है तो वो 10,000 रुपीज़ उसको दे दिए जाएंगे। ठीक है, एंड वैसे किसी और के जो पैसे हैं वो आप जब विड्रॉ करने आओगे तो आपको वो पैसे दे दिए जाएंगे, बट आपका अमाउंट रहेगा। आपने अगर 10,000 डिपॉजिट करवाया था तो 10,000 ही आपको दिए जाएंगे, बट एग्जैक्टली वही नोट्स या अगर अपन बोले कि वही पैसा है जो मैंने डिपॉजिट कराया था तो नहीं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पर अगर लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक क्या कर देती है, लोन्स दे देती है इंडस्ट्रीज़ को। एंड जब इंडस्ट्रीज़ को लोन्स मिलता है तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, मशीन्स बाय करती है एंड ऐसे जो है कैपिटल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। तो बेसिकली जो सेविंग्स है वो खुद कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, बट जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बनेगी तो वो कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके, नाउ सेकंड डोमेस्टिक सोर्स आता है कैपिटल फॉर्मेशन का, दैट इज कॉर्पोरेट सेविंग्स या फिर बिजनेस सेविंग्स। मतलब जब कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती है तो सारा जो पैसा है या सारा जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को नहीं बांट देती, कुछ वो अपने पास भी रख लेती है। जैसे कि हम देखते भी है कि कंपनीज डिविडेंड जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है टू इट्स शेयर होल्डर्स, बट कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स, बट वो कंप्लीटली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कुछ अपने पास भी रख लेती है एंड उसी को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अब ऐसा ही क्यों करती है?
तो सबसे पहले कंपनीज ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड कर पाए, मतलब वो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है या वो जो प्रॉफिट है जो उन्होंने अपने पास रखा है उससे वो क्या कर सके, उस पैसे को वो यूज़ कर सके अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। सेकंड, नई मशीनरी खरीद सके या नए प्लांट्स जो है वो सेटअप कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाए। तो इन सब कामों के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो कहाँ से आता है, तो वो बेसिकली कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग्स होती है जो कि वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने पास रख लेती है, ठीक है। तो वो वाला जो पैसा है वो इन कामों में यूज आता है, ओके। एंड रिटेन्ड अर्निंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सो दैट कि कभी कंपनी को जो है एक्सटर्नल बोरोइंग पे डिपेंड ना होना पड़े, किसी से उधार ना लेना पड़े। अगर वो कुछ प्रॉफिट अपने पास रखेगी एंड सारा जो है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी एज डिविडेंड, तो यहाँ पर उनको फ्यूचर में किसी भी एक्सटर्नल बोरोइंग पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। एंड ये एक बहुत ही फास्ट और फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनकी कंपनी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंपनी जो है 10 करोड़ का प्रॉफिट अपने पास रखती है और उसको एक नई फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर देती है, तो ऐसे में जो कंपनी का कैपिटल स्टॉक है वो क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। तो ये कंपनी के खुद के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ किया था, डिविडेंड। इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो डिविडेंड मतलब क्या होता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट जो है शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। कि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट जो है शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड उसी अमाउंट को हम डिविडेंड बोलते हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन करी है, ओके। थर्ड डोमेस्टिक सोर्स आते हैं, दैट इज पब्लिक सेविंग्स और वी कैन से गवर्नमेंट सेविंग्स, मतलब गवर्नमेंट ने जितनी भी सेविंग करी होती है तो दैट इज पब्लिक सेविंग्स और गवर्नमेंट सेविंग्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेव कैसे करती है कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एक्सपेंडिचर, मतलब कमाई ज़्यादा होती है खर्चे से, तब ऐसे में गवर्नमेंट जो है सेव करती है। या फिर बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है, अननेसेसरी जो खर्चा हो रहा है उसको रिड्यूस कर देती है, तो उससे उनकी सेविंग्स होती है। अब वो जो सेविंग्स है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, तो जितने भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनमें, मतलब रोड्स बना दिए, हाईवेज बना दिए, रेलवेज बना दिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में या फिर डैम्स एंड इरिगेशन में। तो ये कुछ एरियाज है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर सकती है। केवल ये ही नहीं है, और भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है अपनी सेविंग्स को, ओके। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इससे सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कहीं ना कहीं होता है उस इकोनॉमी का या उस कंट्री का। तो इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपनी सेविंग्स करती है एंड उसे इन्वेस्ट करती है इन वेलफेयर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। सो फोर्थ डोमेस्टिक सोर्स आता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट मतलब होता है लैक, मतलब किसी चीज़ की काइंड ऑफ कमी हो जाना। तो जब गवर्नमेंट जो है उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम हो जाती है, जब उनके पास पैसा कम पड़ जाता है, तो वो कैसे इस गैप को फुलफिल करती है, तो या तो नए मनी प्रिंट करके या फिर सेंट्रल बैंक से बोरो करके, उनसे उधार लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या होता है ये चीज़ करने का, ताकि इससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो और एक्सीलरेट हो पाए, मतलब और डेवलपमेंट बढ़ पाए, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस भी यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, इससे बहुत जल्दी फंड्स अवेलेबल हो जाता है, बहुत फटाफट से फंड्स अवेलेबल हो जाता है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़ आता है मेनली, ठीक है। कि अगर आपके पास पैसा कम पड़ रहा है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, न्यू मनी प्रिंट कर सकते हो या फिर सेंट्रल बैंक से बोरो कर सकते हो, ठीक है। बट इसके कुछ नेगेटिव्स भी है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सेंट्रल बैंक ज़्यादा मनी प्रिंट करने लग जाता है तो ऐसे में जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, बिकॉज उस करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स भी है एज वेल एज नेगेटिव्स भी है, एंड ये जो नेगेटिव है ये थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव्स, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी डोमेस्टिक सोर्सेज की, मतलब कंट्री के अंदर की। बट अब हम देखते हैं कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं कि अगर सपोज करो कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो हम बाहर से भी हेल्प ले सकते हैं, फॉरेन सोर्सेज से भी हेल्प ले सकते हैं। तो फॉरेन सोर्सेज की कब हेल्प ली जाती है, जब कंट्री के पास अपना पैसा इनफ नहीं होता, तब ऐसे में कंट्री जो है फॉरेन सोर्सेज से हेल्प लेती है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट फॉरेन सोर्स आता है, दैट इज फॉरेन लोन्स।
मतलब जब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर अदर कंट्रीज से लोन लेते हैं तो दैट इज़ फॉरेन लोन। ठीक है, अब हम ये कहाँ से ले सकते हैं, मेजर इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जो कि लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो दैट इज़ वर्ल्ड बैंक, IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये कुछ सोर्सेज है जहाँ से लोन लिया जाता है। ठीक है, अब इस लोन को यूज़ कहाँ किया जाता है कि कंट्रीज़ यूज़ कहाँ करती हैं इन लोन्स को, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो कंट्रीज़ इन लोन्स को या इस पैसे को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए यूज़ करती है इस पैसे को या फिर इस लोन को। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये लोन लेने से क्या एडवांटेज होता है कि हमको एक बड़े अमाउंट में फ़ंड अवेलेबल हो जाता है, टेक्निकल गाइडेंस मिल जाती है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमारे पे डेट का बर्डन क्रिएट हो जाता है कि हमने कुछ उधार ले रखा है, कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है एंड हमको इसको रीपे करना है और वो भी विथ इंटरेस्ट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसका एक डिसएडवांटेज है। वैसे ही दूसरा एक्सटर्नल सोर्स होता है दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ FDI। मतलब जब फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है इन द इंडस्ट्रीज ऑफ अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो इंडिया में कोई बाहर की कंट्री आके जो है इन्वेस्ट करती है, तो ऐसे में वो जो बाहर की करेंसी है वो कहाँ पे आ रही है, ऑफकोर्स इंडिया में आ रही है। तो इससे ये जो फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इससे भी कैपिटल फॉर्मेशन में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक फॉरेन कार कंपनी जो है इंडिया में फैक्ट्री ओपन करती है या किसी भी कंट्री में अगर फैक्ट्री ओपन करती है, तो ऐसे में उनकी जो करेंसी है वो उस पर्टिकुलर कंट्री में आ रही है। इससे बेनिफिट्स क्या होता है, कैपिटल का इनफ्लो होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों, क्योंकि अगर कोई बाहर की फॉरेन कंट्री आके यहाँ पर एक फैक्ट्री ओपन कर रही है तो ऐसे में वो लेबर्स जो लेगी वो उसी कंट्री के लेगी, वो बाहर से नहीं लेके आएगी, बिकॉज वो उनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी बिकॉज कैपिटल का इन्फ्लो हो रहा है। तो ये सब जो है एडवांटेजेस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। एंड आज के टाइम पे ये जो FDI है ये बहुत ही पावरफुल सोर्स है कैपिटल फॉर्मेशन का किसी भी कंट्री के अंदर। तो वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो आज हम केवल इतना ही कवर करेंगे जहाँ पर हमने देखा सोर्सेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जहाँ पर हमने मेनली दो सोर्सेज की बात करी, दैट इज डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं या कोई भी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो, देन डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या यूजफुल लगा हो तो ही आपको ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। But the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.